फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, उतरने वाले जितने भी स्टूडेंट फाइनल बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का 2025 में देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, और 17 फरवरी से आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट है। और आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट का 17 फरवरी को हिंदी का परीक्षा होने जा रहा है प्यारे बच्चे, ठीक है, हिंदी का। और चाहे आपको फर्स्ट सेटिंग में पढ़े तो 101 सेट कोड होगा, और सेकंड सेटिंग में पढ़े तो 201 सेट कोड होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि ए से लेकर के जेड जो जो आपका सेट रहेगा ना प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल यही सभी सब्जेक्टिव, आज की वीडियो में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बिल्कुल यही सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। उससे पहले आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस नंबर लाना, तो आपके लिए यह वीडियो पूरा का पूरा एकदम 100% ओरिजिनल होने वाला है प्यारे बच्चे, ठीक है। और 100 में 100 आपका हिंदी में आ जाएगा इस वीडियो को देख के जाते तो। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा प्यारे बच्चे, और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा, हूबहू आपका ये रहने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो आपका लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक सभ्य समाज में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इसीलिए पोषक श्रम में विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानता है। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जबकि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यह आधुनिक सभ्य समाज के लिए विडंबना की बात है बिल्कुल। 2 नंबर क्वेश्चन करता है आपका, कहता है कुशल युक्ति एवं सक्षम ये तो श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता का सीमा तक विकसित करें, जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी। भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिखा कि जाति प्रथा पेशे की दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित है नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांधा भी जा देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपवर्तित होने के कारण ये भूखों मर जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्र ना हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत बेरोजगारीवाद एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न के भी बड़ी समस्या जाति प्रथा द्वारा श्रम विभाजन को मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावास करते हैं, जिससे मनुष्य में टालू काम और कम काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है बिल्कुल। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा सेन दंपत्ति का एकमात्र सबसे छोटा लड़का जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। वह नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद सेन दंपत्ति को बाकी नहीं रही। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था बिल्कुल। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने के 2-2 दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता था, और मदन को डर लगता था कि आज मार और दिनों के बुरी होगी। लेकिन गिरधर लाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों से उठा लिया था। मदन अपने पिता गिरधर लाल व्यवहार आए और परिवर्तन कारण के हक्का बक्का रह गया। बिल्कुल सही बात है। चलिए
सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष के दांत क्या कहता है? विष के दांत कहानी का नायक कौन है और तर्क पूर्ण दे। आचार्य नलिन विजन शर्मा की कहानी विष के दांत, नायक मदन और कासू इसकी कहानी के मुख्य पात्र हैं। जो कहानी के आरंभ में अंत छाया रहता है वह जीवन के नियमों का उपवाद था और इनके माता पिता अमीरी और घमंड थे। मदन की गरीबी किंतु निर्भीक और जीवट परिवर्तित लड़का आत्म सम्मान प्रिय बालक है। इसी कारण ये वह ड्राइवर की बातों का प्रतिरोध करता है और मदन ही कासू के घमंड रूपी विष के दांत को तोड़ता है। बिल्कुल देखिए, किसी कहानी का नायक वह होता है जो कहानी के उसके उद्देश्य तक पहुंचा जाता है। कहानी का वह बालक मदन है, अतः कहानी के संक्षिप्त भूमिका होने के बावजूद नायक मदन ही है। बिल्कुल चले 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? विष के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। देखिए, शाम के वक्त कासू के बंगले आते हैं कि कहता बगल वाली गली में मदन पे कहता पड़ोसी के आवारा गर्द बेछोरों को छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। खेलता कूदता कासू वह आ जाता। आदत से लाचार कासू बड़े रोब के साथ साथ मदन से कहा कहता हमको लट्टू दो, हमें भी खेलेगा। मदन लट्टू देने से मना कर देता है। कासू तैस में आ गया है, ये उसकी उम्र में नौकरी पर अपनी बहनों के हाथ चला देता है। कहता आदतन उसने आओ ना देखा न ताओ। मदन को एक घूसा रसीद कर छोरा के गुंडा डाकू होने वाला मदन के कब मानने वाला था और वह झट कासू पर टूट पड़ा। बिल्कुल देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नौन की सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांवों के देश के 80 से 90% जनता गांवों के निवास में करती है। इसीलिए भारतीय आत्मा गांवों के हमारी बस्ती यह आज के भारत कलकत्ता बम्बई मद्रास ये दूसरे शहरों की चमक बनावटी होती है, जबकि ग्रामीण जीवन सादगी त्याग और प्रेम पर आधारित होती है। बिल्कुल देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कहता है वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद मैक्स मूलर ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। बिल्कुल चलिए 11 नंबर की भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों है? भारत के हम यह क्या सीखे शीर्षक पाठ के आधार पर लिखे। तो मैक्स मूलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित कहते युवा अंग्रेजी अधिकारों को कहा था कि आपको भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ऐसे विलक्षण देश में सभ्यता संस्कृति का बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखिए 12 नंबर की लेखक के अनुसार सफलता और चरित्रतार्थ क्या है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य कहता मरण शास्त्रीय संचयन से बाहर उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा लेना सफलता, जबकि चरितार्थ लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेम है, मंत्री में है त्याग, अपने अपने सबके कहता मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। बिल्कुल चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक सामने कैसे उपस्थित हुआ? एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गया। इसी चिंतन प्रक्रिया में निबंध अस्तित्व में आया। बिल्कुल देखिए 14 नंबर की मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं? नाखून मनुष्य को पाशवी वृत्ति के जीवांत प्रतीक है। मनुष्य अपनी पशुता को जितनी बार काटे वह मरना नहीं जानती। इसे नाखून आज भी भर रहे हैं, यह मनुष्य के पशुत्व का प्रमाण है। अपने नाखून को बार बार काटने की प्रवृत्ति उसके मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर बवर युग का वह कोई अवशेष ना जाए, इसीलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। बिल्कुल देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियों का नाखून क्यों बढ़ाते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिख के। सहजात वृत्तियां अनन्यास ही शरीर के अंजानों में भी अपने आप काम करती है। नाखून को बढ़ाना उससे एक नख बढ़ा लेना जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, जबकि उसे काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है। बिल्कुल
देखिए 16 में देखिए लेखक पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है। सत्याप्ति का उत्तर भारत की एक विशेष शैली है, नगर शैली कहती हैं। यह नगर शैली शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। कहता है पदाडिकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी नगर से शब्द रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। बिल्कुल। चलिए 17 नंबर को कि देवनागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता कैसे आई। तो कहता है करीब 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि टाइप बने हैं और इसे क्या कहता है पुस्तकें छपाने की लगी और देवनागरी लिपि के अक्षरों को स्थिरता आ गई। देखिए जिस टाइप में मैं किया हूँ ये देवनागरी लिपि ही है, ठीक है, जिसको इनके क्या कहता है ये कहता है, ठीक है। देवनागरी लिपि कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हिंदी और इसकी विविध बोलियां और पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली खसकोड़ा व नेवारी भाषाएं, मराठी भाषाएं लिखी जाती है। बिल्कुल सब चीज लिख सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए 19 नंबर की बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर के पिता निधन युद्ध हो गया था। उसकी माँ भरण पोषण करती थी। माँ उनकी बड़ी गुस्सैल थी, उसकी कहता गलतियों पर काफी पीटती थी। एक दिन भैंस की पिटाई का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने एक डंडे से बहादुर की दुगुनी पिटाई की और उसके वही कराहता हुआ लौट गया। उसके बहादुर मन में माँ से फट गया और वह घर से भाग गया। बिल्कुल, ठीक है। चले 20 नंबर क्वेश्चन के बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था। एक दिन लेखक ने घर आए रिश्तेदार के बहादुर के रुपए चोरी का आरोप लगा देते हैं। गलत आरोप के कारण बहादुर इनकार कर दिया, फिर भी उसके दायरा धमकाया और पीटा जाता है। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग कुत्ते की तरह दुराया करते थे। किशोर तो जैसी उसकी जान के पीछे पड़ा था। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ होता है और वह लेखक का घर छोड़ चला जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। अगले नंबर क्वेश्चन बता देना पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। लेखक के सभी और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, उन सभी के यहाँ नौकर थे। लेखक जब बहन की शादी में घर गया तो वह नौकरों को सुख देखा। उनकी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई पर तैरती थी, जबकि पत्नी निर्मला के सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। वापस आने पर उनकी पत्नी निर्मला दोनों को जून नौकर चक्कर की माल जपने और भाग्य के कोसते हुए अपने अभागिन को दुखिया स्त्री मानने लगी। ऐसे परिस्थितियों में लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। बिल्कुल। देखिए 22 नंबर कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर से सबको सुख मिलने लगा और सबकी सहूलियतें बढ़ गई थी। सभी स्वच्छ एवं स्वस्थ नजर आने लगे। सबको तनाव मुक्त रखने के बहादुर की भूमिका प्रमुख थी। यह लगभग घर का सदस्य बन गया था। वह सब कुछ सहकर काम करता था, कोई सामान भी वह नहीं चुरा कर ले जाए। इसीलिए उसकी कमी सबको अखाड़ने लगी और सभी पछतावा करने लगे। बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन किताब में परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध परंपरा का मूल्यांकन समाज साहित्य और परंपरा को पारंपरिक संबंधों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा की है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लेखकों चिंतकों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं तो रूढ़ियों तोड़कर क्रांति साहित्य रचना चाहते हैं। इसके समाज में बुंदियां परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। बिल्कुल। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि राजनीतिक मूल्यों के साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखे। राजनीतिक मूल्य के साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं क्योंकि राजनीतिक मूल्य कालांतर को नष्ट हो जाते हैं, पर साहित्य के मूल्य उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होते हैं। लेखक रामविलास शर्मा इसकी पुष्टि के अंग्रेज कवि रेनिसन
द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित यह कविता का चर्चा करते हैं, जिसे वह कहा है कि रोमन साम्राज्य वैभव समाप्त गया है। वर्जिल काव्य सागर ध्वनि आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहील कर देते हैं। बिल्कुल। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ और रामपुर के बिरजू महाराज का क्या संबंध था। लखनऊ के बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के 3 बड़ी बहनें का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके पिताजी रामपुर 22 साल के रहे थे और ये विभिन्न राजा सब कुछ कलकारों को मांग लिया करते थे और बिरजू महाराज 5-6 साल के थे और उनके पिताजी पुनः रामपुर लौट आए थे। कहता रामपुर के कहता नवाब साहब बिरजू महाराज पसंद आए थे और वह कहता आकर नाचते हुए इस लखनऊ के रामपुर से कहता बिरजू महाराज का कहता आत्मीय संबंध था। बिल्कुल। देखिए चले 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो बिरजू महाराज ने गुरु कौन थे, उनकी संक्षिप्त परिचय थे। बिरजू महाराज गुरु पिताजी थे और उनके समय कथक के महान नर्तक। उन्होंने बिरजू महाराज को अनेक दोस्त जगत करार को 500 रुपए नाराजना कहता नजारना लेकर गंडा बांधा था। बिल्कुल सही बात है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता बिरजू महाराज की अपनी सर्दियों के बारे में क्या राय है। बिरजू महाराज अपनी शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द मानते हैं। वह उन्हें सरस्वती कहते हैं। साथ साथ वेरेनिक कहता फिलिपिक कहता मैकलीन टॉक प्रताप दुर्ग इत्यादि उन्हें प्रमुख शागिर्द बताया है। वह लोग नृत्य के क्षेत्र प्रगति कर रहे हैं और प्रगतिशील बने हुए हैं। बिल्कुल। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं। पंडित बिरजू महाराज आगे बढ़ने से सबसे बड़ा हाथ उनकी अम्मा जी का था। उन्हें कहता ठुमरी अपनी अम्मा से ही सीखा था। अपने बाबूजी की मृत्यु के बाद जब भी वे बिरजू महाराज नाचते तो सबसे बड़ा कहता एकाजी मीनार था। जज अम्मा को नहीं मानते थे। वह उनसे पूछते कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तब अम्मा बताती है कि कहती तुम बाबूजी की तस्वीर हो। इस तरह अम्मा उनके कहता उस पर वर्धन करते रहती है। इसीलिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। बिल्कुल। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवन्यों में प्रत्येक वर्ष कब और कैसा समारोह हुआ रहता है। अवन्यों के दक्षिण प्रांत के रोन नदी के किनारे बस पुराना शहर जहां कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों के फ्रांस यूरोप और अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह का बारस होता है। कहता रंग कर्मी रंग कहता है रंगीतकार अभिनेता नाटककार आदि वह रचनात्मक कार्य करते हैं। बिल्कुल। 30 नंबर होता है कि मछली और दादी की क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। आदमी के चपेट में आने से मछली काटने के लिए मजदूर पानी ही नहीं रखने करने गमछे लिपटे मछली लहरा रही थी। दादी कमरे के करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सिर से ओढ़ कर सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दादी पूरा शरीर सिहर रहा था और यही दादी का सिहरना कम कप कपाना और मछली का लहरना दोनों समानता दिखलाई पड़ती थी। मछलियां और दादी की तो बेजुबान और विवश है। बिल्कुल। देखिए 31 की मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियां छूकर देखना चाहता था कि हिचक रहा था। उसे डर था कि मछली उसे काट ना ले। बिल्कुल। देखिए 32 की संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि पहुंचकर उसे किसी तरह मछली को जिंदा रखा जाए। इसे मछली पिताजी को मांगते हुए कहता कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे और इसे मन होगा कि बाल्टी निकालकर खोलेंगे और भग्गू मछली काटने लगा। जब संतु उदास मन से उसके पीछे खंभे के पास टिक कर देखने लगा तो मछली कट जाने के बाद संतु को लगता है कि तीनों मछलियां काट दिए जाएंगे। इसीलिए देखते हुए संतु एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भाग जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप बिस्मिल्लाह खां का परिचय पठित पाठ के आधार पर दे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के शीर्षार्थ कलाकार शहनाई के शहनाई वादन का जीवन है। बिल्कुल ठीक है।
क्या बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ये तो शहनाई शहनाई की तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ हाथ से आसाई, इतना भी बिस्मिल्लाह खां फूंक कर और शहनाई की जादुई आवाज पर असर हमारे सिर चढ़ाकर बोलने लगता है कि शहनाई का मंगल ध्वनि में कहता सरगम भरा है। यह कलाकार रूप में उन्हें कहता भारत रत्न लेकर ढेर सारे यह विश्वविद्यालय के मानक उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। अपनी अयोग्य संगीत के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के कहता नायक बने रहेंगे। बिल्कुल। 34वां कि गांधी जी किस तरह से सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृति सामंजस्य प्रतीक है, जिसके लिए हिंदुस्तान के जम गए, जिनका भारतीय जीवन का प्रभाव पड़ा चुका और जो स्वयं भी भारत जीवन के प्रभावित हुई, और सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग को हो गया, जिसके प्रत्येक संस्कृति के अपना उचित संस्थान के सुरक्षित होगा। ठीक है, उनके वह अमेरिकी ढंग से सामंजस्य नहीं होगा, जिसके एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ उनकी कहता है, बल्कि कृत्रिम की जबरदस्ती ही एकता की ओर है। बिल्कुल। गांधी जी की बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी सबसे उद्धृत बढ़िया शिक्षा उसे कहते हैं। अनुसार शिक्षा बच्चे की मिलने वाली साधारण अक्षर है और शिक्षा के बाद उन्हीं की पहली होनी चाहिए। बिल्कुल प्यारे बच्चे, देखिए मैं आपको ना 35 ऑब्जेक्टिव बताया और फर्स्ट एंड सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग में ये 35 ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैं गैस करके लाया हूँ। और उससे पहले बता बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप इतना सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको यानी कि 17 फरवरी को पूरा का पूरा हिंदी में 100% यही बोला रहेगा। अगर आप प्यारे बच्चे 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं और अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो 450 प्लस नंबर के लिए टॉपर्स नोट अभी खरीद लीजिए। प्यारे बच्चे, बहुत ही कम रुपए में दिया था। अगर आप टॉपर्स नोट लेना चाहते हो इसमें पर जरूर से एक बार कॉन्टैक्ट करें, नंबर नोट करें 9905032120। तो प्यारे बच्चे, आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।